नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बाल विकास के 15 एमसीक्यू कराए थे। दोस्तों, आज हम उसके आगे के पार्ट को करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है ना। जो पूर्व अनुभव है यानी आपके जो पुराने अनुभव है उसके आधार पर संवेदना को अर्थ देना क्या कहलाता है, ये आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है स्मृति यानी कि मेमोरी, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका प्रत्यक्षीकरण, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका कोहलर और चौथा दिया है गेस्टाल्ट। तो जो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना ये क्या कहलाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका प्रत्यक्षीकरण। क्या कहलाएगा? प्रत्यक्षीकरण, है ना भाई, जिसमें पूर्व अनुभव के आधार पर क्या किया जाएगा, आपके संवेदना को अर्थ प्रदान करना ही क्या कहलाता है, आपका प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका प्रत्यक्षीकरण, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। संवेदना क्या होता है, जिसमें अर्थ रहित ज्ञान होता है ना, जिसमें अर्थ रहित ज्ञान हो। और प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो क्या होता है आपका पूर्ण अर्थपूर्ण ज्ञान होता है ना। उदाहरण के लिए जैसे कि कोई बच्चा है खेल रहा है ना, जैसे कि कोई बालक है ना, कोई बालक है वो खेल रहा है, कोई गेम खेल रहा है, तो उसे किसी ने उसका नाम लेकर आवाज़ देगा। अगर किसी किसी के व्यक्ति ने उस बालक को नाम लेकर अगर पुकारेंगे तो क्या करेगा वो, इससे वो आवाज़ को सुन करके वो बालक उसकी संवेदना को पहचानने का अनुमान लगाएगा, है ना जी। और पता करेगा कि उन्हें उनकी माताजी बुला रही है या उनके पिताजी बुला रहे हैं। तो ये इस प्रकार के ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका प्रत्यक्षीकरण जो होगा पूर्व अनुभव के आधार पर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, ये गेस्टाल्ट यहाँ पे टाइप हो गया है, ये नहीं होगा, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्षीकरण होगा, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, है ना। सीखने का जो प्रयास और भूल का नियम है ना, जो आपका ट्रायल एंड एरर वाला जो नियम है उसको किसने प्रतिपादित किया, उस सिद्धांत को किसने बताया है। पहला ऑप्शन है आपका थार्नडाइक, दूसरा दिया है पावलॉव, तीसरा है कोहलर और चौथा है गेस्टाल्टवादी, है ना। तो किसने जो है आपके प्रयास और भूल सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, ट्रायल एंड एरर जो लर्निंग है उस सिद्धांत को किसने जो है प्रतिपादित किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा थार्नडाइक, है ना। थार्नडाइक जो थे इन्होंने जो है प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को क्या किया है, प्रतिपादित किया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि थार्नडाइक कहाँ के निवासी थे, तो याद रखिएगा थार्नडाइक जो थे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के, अमेरिका के आपके मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। इन्होंने जो है अपना एस आर, क्या है, एस आर थ्योरी भी दिया है ना। एस आर जो आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में भी इन्होंने बताया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने आपका संबंधवाद का सिद्धांत भी दिया है ना। संबंधवाद का सिद्धांत भी किन्होंने दिया है, आपके थार्नडाइक ने दिया है। तो इसको आप याद रखिएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, प्रयास और भूल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है, थार्नडाइक ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है ना। औसत बुद्धि, जो आपके एवरेज बुद्धि वाले जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनका बुद्धि लब्धि जो है वो कितना होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है 90 से 109, दूसरा है 80 से 89 तक, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका
70 से आपका 79 और चौथा दिया है 110 से 114 तक। तो औसत बुद्धि वाले है ना, जो आपके एवरेज वाले हैं ना, एवरेज बुद्धि वाले जो आपके बालक हैं, उनका जो आईक्यू लेवल है ना, बुद्धि स्तर जो है वो कितना होता है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो औसत बुद्धि या सामान्य बुद्धि अगर पूछा जाए तो उन बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है वो 90 से 109 या 110 है ना। कई बार आपको 90 से 110 ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका 90 से 110 तक के जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि स्तर जो होती है, बुद्धि लब्धि, वो औसत लेवल की होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। यहीं पे अगर आपसे पूछता कि प्रतिभाशाली बच्चे हैं ना, जो जीनियस स्टूडेंट होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू कितनी होती है, तो वो आपका होता है 140 से ऊपर है ना, 140 प्लस या 140 से एबो जो होता है वो आपके प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। और एक आपका सामान्य या औसत बुद्धि वाले आपके 90 से 110 तक के होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आपका 90 से 110 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान का प्रतिपादक थे, ना, जो आपके तरल क्रिस्टलीय जो बुद्धि था, आपका जो तरल क्रिस्टलीय सिद्धांत है बुद्धि के, उसको किन्होंने जो है दिया है? पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे वर्नन, दूसरा है थार्नडाइक, तीसरा है आपका कैटेल और चौथा है आपका स्किनर। तो किन्होंने जो है तरल बुद्धि के क्रिस्टलीय प्रतिमान के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका कैटल है ना। कैटल जो थे, इन्होंने बुद्धि के तरल सिद्धांत का प्रतिपादित किया। तो याद रखिएगा, कैटल ने जो है आपके जो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय सिद्धांत के बारे में बताया। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा है ना, जिसमें तरल बुद्धि में कौन कौन से थे आपका, उन्होंने एक को तरल बुद्धि यानी कि जीएफ नाम दिया, और दूसरा जो था आपका वो ठोस बुद्धि है ना, जो कि उन्होंने जीसी के नाम से उसको दिया था। तो ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। कैटल ने तरल बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादित किया। यहाँ पे अगर ठोस बुद्धि भी लिखता तो आप कैटल को ही यहाँ पे करेक्ट करते। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे क्रिया प्रसूत अधिगम है ना, जो आपका क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादन किया है ना, जो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है उसको किन्होंने जो है प्रतिपादित किया, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है हेगार्टी ने किया, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा ऑप्शन है आपका हल और चौथा है स्किनर। तो क्रिया प्रसूत का जो अधिगम सिद्धांत है इसको किन्होंने दिया है? तो इसको दिया है आपके स्किनर ने। किसने दिया है? तो याद रखिएगा, क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक जो है स्किनर ने किया है। और अगर आपसे पूछा जाता कि स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, तो याद रखिएगा स्किनर जो है आपके अमेरिका के क्या है? मनोवैज्ञानिक है। अमेरिका के आपके मनोवैज्ञानिक है। तो इसको आप याद रखिएगा। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, एक किताब लिखी है जिसका नाम है द बिहेवियर है ना, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। तो इसको आप याद रखिएगा कि स्किनर जी ने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। और इन्होंने दो प्रकार के जो है अपनी क्रियाओं के बारे में बताया है। एक जो है आपका क्रिया प्रसूत ये वाला, और दूसरा जो था उनका उद्दीपन प्रसूत है ना, उद्दीपन प्रसूत। क्या है? उद्दीपन प्रसूत सिद्धांत। तो इन्होंने दो तरह के अधिगम के सिद्धांत के बारे में बताया। एक जो था आपका क्रिया प्रसूत और दूसरा था आपका उद्दीपन प्रसूत। तो ये इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा? स्किनर जो होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है ना, जो ब्लूप्रिंट होता है वो किसका महत्वपूर्ण घटक है, क्या चीज के बारे में बताता है ना। पहला ऑप्शन दिया आपका परीक्षण प्रशासन से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे
परीक्षण की वैधता को बताता है, या फिर तीसरा दिया है परीक्षण निर्माण के लिए, और चौथा है परीक्षण के अंकन के लिए। तो जो ब्लूप्रिंट होता है वो किस चीज़ को बताता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका परीक्षण के निर्माण के लिए, है ना। जो ब्लूप्रिंट होता है वो किसके लिए आवश्यक है? तो वो आपके परीक्षण के निर्माण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है। ब्लूप्रिंट जो होता है एक तरह का एक 3D जो होता है आपका त्रिआयामी बोले तो एक चार्ट होता है ना। जो 3D में आपका क्या होता है? त्रिआयामी एक चार्ट होता है जो आपके उद्देश्य और विषय वस्तु, जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं और विषय वस्तु के क्षेत्र में के संबंध में प्रत्येक प्रश्न का स्थान जो है दिखाने का काम करता है ना, जिससे हम क्या करते हैं? परीक्षण का निर्माण कर सकते हैं। तो ब्लूप्रिंट के बारे में आप इस पॉइंट को जरूर से याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका ब्लूप्रिंट जो होगा आपका परीक्षण निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी आपके पूरे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और आपके जो भी जितने भी टीचर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे विकास की पूर्व संक्रिया, है ना। विकास की जो पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया? विकास की जो पूर्व संक्रिया है उसको किन्होंने जो है बताया है? पहला ऑप्शन दिया है आपका कोहलर ने दिया है, दूसरा है आपका पियाजे, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका ब्रूनर के, और चौथा है स्किनर ने। तो विकास की जो पूर्व संक्रिया क्रिया है वो किन्होंने दिया है? तो किन्होंने दिया है? बहुत इजी प्रश्न है, आपको इसका आंसर पता होगा। तो वो हो जाएगा आपका पियाजे जी ने जो है विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था के बारे में जो है बताया है ना। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी है। कौन कौन सी अवस्थाएं दी है? तो पहला दिया है इन्होंने संवेदी, है ना। संवेदी अवस्था के बारे में बताया है, जो कि आपका क्या हो जाता है? जन्म से 2 वर्ष तक, है ना। जन्म से आपके 2 वर्ष तक होती है। दूसरा उन्होंने दिया है आपका, ये संवेदी हो जाएगा। दूसरा उन्होंने क्या दिया है आपका? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि हमारे प्रश्न में पूछा गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना। संक्रियात्मक अवस्था ये कितने साल के लिए होता है? तो ये आपका 2 से 7 वर्ष के लिए होता है। तीसरा क्या होता है? तो तीसरा उन्होंने दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। मूर्त चीजों को बच्चों को समझाना। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये होता है आपका 7 से लेकर 11 साल के बच्चों के लिए दिया है। और जो 4th पॉइंट है वो दिया है उन्होंने अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो उसको हम याद रखेंगे अमूर्त से। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये आपके 11 से एबो यानी कि उससे 11 से ऊपर तक के बच्चों के लिए उन्होंने क्या किया है? इसके बारे में बताया है। तो याद रखिएगा विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने दिया है? आपका पियाजे ने दिया है। उन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पियाजे जो है वो कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे, है ना। क्योंकि इससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका MPPI परीक्षण का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है ना। जो आपका MPPI है ना। M का मतलब क्या होता है? तो M का मतलब होता है आपका मिनेसोटा, है ना। क्या होता है? मिनेसोटा। और P का मतलब होता है क्या? मिनेसोटा मल्टीपैसेटिक, है ना। ये मल्टीपैसेटिक पर्सनैलिटी, है ना। पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व होता है आपका। पर्सनैलिटी और क्या होता है आपका? इन्वेंट्री होता है। आई का मतलब क्या होता है? मिनेसोटा आपका हो गया मल्टीफेस्टिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, है ना। इन्वेंट्री, तो आप इसको याद रखिएगा। इन्वेंट्री जो होता है इसका पूरा नाम होता है। तो यह जो परीक्षण है वो किसके मापन के लिए किया जाता है, ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका MPPI जो मिनेसोटा आपका मल्टीफेसिटिक जो पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है वो किसके लिए मापन के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका पर्सनैलिटी को, क्योंकि यहाँ पे पर्सनैलिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका
व्यक्तित्व जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, ये आपके MPPI जो होता है ये आपके व्यक्तित्व को मापने के लिए इसका परीक्षण जो है किया जाता है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी व्यक्तित्व जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है ना। अधिगम के लिए यानी कि लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका परिपक्वता, दूसरा दिया है आपका रुचि, तीसरा ऑप्शन है अभिप्रेरणा और चौथा है आपका निर्देशन। तो अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ क्या होनी चाहिए, तो वो होना चाहिए सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो आपका अभिप्रेरणा होना चाहिए, है ना। मोटिवेशन जो है आपकी अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अधिगम हेतु क्या है, जब तक बच्चों को अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी, मोटिवेशन नहीं मिलेगी, तो उसमें कार्य करने की ललक जो है नहीं जग पाएगी, है ना। तो सबसे अच्छा आवश्यक क्या है, अभिप्रेरणा का होना बच्चों में बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे आपका अभिप्रेरणा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। स्किनर ने अभिप्रेरणा के बारे में एक स्टेटमेंट कहा था जिसमें अभिप्रेरणा जो होती है ना, स्किनर ने, याद रखिएगा स्किनर पूछा जा सकता है, स्किनर जी ने कहा था कि अभिप्रेरणा जो है सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। क्या कहा था, अधिगम जो होता है वो सीखने का क्या होता है, एक तरह का सबसे अच्छा राजमार्ग होता है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा सबसे अच्छा, कई लोग जो है यहाँ पे रुचि ऑप्शन को लगा लेते हैं ना, अधिगम हेतु सबसे आवश्यक क्या है बोला जाता है, तो यहाँ पे रुचि को कई लोग लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभिप्रेरणा जब तक नहीं मिलेगी तब तक बच्चों में आप जो है अधिगम को अच्छे तरीके से नहीं सिखा पाएंगे। तो याद रखिएगा अभिप्रेरणा जो है सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शैशवा अवस्था का समय है ना, जो शैशवा काल है वो कौन सा पीरियड होता है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है जन्म से 6 वर्ष तक, दूसरा है जन्म से 2 वर्ष तक, तीसरा ऑप्शन है आपका 12 से 18 वर्ष तक और चौथा दिया है आपका 15 वर्ष तक। तो यहाँ पे बहुत ही इजी प्रश्न है। शैशवा काल जो है, शैशवा अवस्था है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, तो वो होता है आपका जन्म से 2 वर्ष तक, है ना। याद रखिएगा जन्म से 2 वर्ष तक जो होता है आपका क्या होता है, वो होता है आपका शैशवा अवस्था के रूप में जाना जाता है ना। और जो आपका यहाँ पे दिया है 12 से 18 साल, ये आपका किस में आता है, तो आपका किशोरावस्था में आता है ना, किशोरावस्था में आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। और ये 15 साल जो है आपके यहाँ पे ये प्रारंभिक किशोरावस्था में आता है ना, तो ये आपका प्रारंभिक, है ना, प्रारंभिक किशोरावस्था में आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि शैशव काल का समय क्या होगा, तो आपका जन्म से 2 वर्ष तक के काल को हम क्या बोलेंगे, शैशव काल बोलेंगे। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। जो कोहलर मनोवैज्ञानिक है वो किससे संबंधित है, किस चीज के बारे में बताते हैं। पहला ऑप्शन है आपका व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित है, दूसरा जो है विकास के सिद्धांत को बताते हैं, या तीसरा ऑप्शन अभिप्रेरणा के सिद्धांत को बताते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन दिया है अधिगम के सिद्धांत से। तो यहाँ पे कोहलर जी जो है एक मनोवैज्ञानिक है, वो किस चीज के बारे में आपको बताते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो कोहलर जो है आपके लर्निंग के जो थ्योरी है यानी कि अधिगम के सिद्धांत के बारे में कोहलर बताते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कोहलर जो है वो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं ना, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि कोहलर जो है वो क्या है, आपके गेस्टाल्टवादी है ना, गेस्टाल्टवादी है ना, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, क्या पुस्तक है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नाम की एक पुस्तक जो है इन्होंने लिखी थी। क्या लिखी थी, गेस्टाल्ट, है ना,
गेस्टॉल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी है ना, जो कि इन्होंने लिखा था कब, 1959 में। 1959 में इन्होंने इस पुस्तक को क्या किया था, उन्होंने लिखा था, है ना, उसकी व्याख्या की थी कोहलर जी ने। और एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि कोहलर जो थे उन्होंने अपने क्या सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया, उसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी बोलते हैं ना। तो ये आप याद रखिएगा, अंतर जो दृष्टि है उसका सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किन्होंने दिया अगर पूछा जाए तो आप कोहलर जी को याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, अधिगम के सिद्धांत से यानी कि थ्योरी ऑफ लर्निंग से जो है आपके कोहलर संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं ना कहीं आपके टीचिंग भर्ती वाले एग्जाम में जो है ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इन प्रश्न को आप जरूर से हल करिएगा, आपको जरूर बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो है वो कितनी है ना। मैकडूगल जो है उन्होंने मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, तो उनकी संख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है। बहुत ही इजी प्रश्न है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे 12 है, दूसरा 15, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे 14 और चौथा है आपका 10। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या क्या है, तो वो है आपके 14 है ना। 14 जो है मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, जिसमें जो आपका पहला था, मेन को आपको याद रखना है, पूरे 14 पॉइंट को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका पहला पूछ लिया जाता है, जिसमें आपका पहला क्या था, आपका पलायन है ना, पलायन यानी कि भागना, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। दूसरा था आपका युयुत्सा, युयुत्सा यानी कि कॉम्बैट, जो कि आपका युद्ध से, लड़ाई झगड़े से संबंधित है ना। युयुत्सा यानी कि क्रोध प्रवृत्ति, युद्ध प्रवृत्ति, ये वाला था आपका। और लास्ट वाला था आपका, जो अंतिम वाला था 14 नंबर का, वो आपका हास्य से संबंधित है ना, हास्य से। तो इस सबको आप याद रखिएगा, है ना। और एक था आपका जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो था आपका जिज्ञासा, है ना। क्या था, जिज्ञासा के बारे में पूछा जाता है, क्यूरियोसिटी के बारे में। तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि यही सब पॉइंट, ये जो बीच बीच के पॉइंट हैं आपके, फर्स्ट वाले और सेकेंड लास्ट वाले और ये जिज्ञासा है ना, ये सबको पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारे मूल प्रवृत्ति कितने हो जाएंगे, तो मूल प्रवृत्ति की संख्या मैकडूगल के अनुसार 14 हो जाएगी। तो आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 14 जो होगा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे मानसिक उद्वेलन, है ना। यहाँ पे मानसिक उद्वेलन दिया है। मानसिक उद्वेलन मतलब क्या होता है, मानसिक उद्वेलन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, है ना। कई बार प्रश्न पूछा जाता है आपका, सी टेट एग्जाम हो या फिर आपके यूपी टेट, जितने भी आपके टीचर भर्ती एग्जाम होते हैं उसमें आपने देखा होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग बोल के, है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग। इस तरह के जो प्रश्न है उसे मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण देने के लिए किया जाता है ना। ये देने हो जाएगा यहाँ पे आपका, किसके शिक्षण देने के लिए जो है किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे सृजनात्मकता, दूसरा है आपका अनुप्रयोग, तीसरा है आपका समझ और चौथा है समस्या समाधान। तो मानसिक उद्वेलन यानी कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका यहाँ पे समस्या को समाधान करने के लिए, है ना। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है मानसिक उद्वेलन या मस्तिष्क उद्वेलन का प्रयोग जो है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, प्रश्न में कई बार जो है पूछा गया है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है किस तरह के प्रॉब्लम को करने के लिए किया जाता है, तो आपके समस्या समाधान के लिए जो है इसमें किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्या होगा, यहाँ पे समस्या समाधान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था, है ना। कौन से प्रयोग है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में जो है कुत्ते का एक्सपेरिमेंट किया, है ना, डॉग के बारे में जो है उन्होंने अपने विषय के रूप में रखा। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे थॉर्नडाइक, दूसरा है पावलॉव, तीसरा स्किनर और चौथा है आपके कोहलर। तो किस मनोवैज्ञानिक ने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया है, ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है।
तो किन्होंने किया था? बहुत ही इजी प्रश्न है, आपने कई बार पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पावलोव, है ना। पावलोव जी ने जो है वो आपके कुत्ते पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, कि किस तरह से उनको जो है खाने की आदत जो है वो घंटी बजाकर करते थे, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने जो है जो इस पावलोव जी हैं उन्होंने अपने प्रयोग जो है कुत्तों पर किया था। तो इसको आप याद रखिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे आपका पावलोव करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे मौलिकता, है ना। जो मौलिकता है आपकी, नमनीयता और आपकी प्रवाह निम्न में से किसके घटक है? जो ओरिजिनलिटी है आपकी, फ्लेक्सिबिलिटी है और आपकी जो फ्लो है ना, प्रवाह जो है वो किसके घटक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे व्यक्तित्व से है, पर्सनैलिटी से है। दूसरा है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। चौथा, तीसरा ऑप्शन बुद्धि और फोर्थ दिया आपका अभिप्रेरणा। तो जो मौलिकता होती है, नमनीयता और प्रवाह किसके घटक हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता के घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? मौलिकता हो जाएंगे, है ना, मौलिकता हो जाएंगे, नमनीयता हो जाएंगे, है ना, नमनीयता, और जो आपके प्रवाह है यानी कि जो फ्लो होते हैं, ये सभी क्या होते हैं आपके? ये आपके सृजनात्मकता के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इसमें आपके जो होंगे और क्या आ जाएंगे? आपके जो साहस होते हैं ना, करेज, साहस आते हैं। इसमें आ जाती है आपकी सामाजिक स्वीकृति भी आ जाती है, और आपकी क्या आ जाती है? बौद्धिक स्तर, है ना। ये सभी जो होते हैं सृजनात्मकता के घटक के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न जो है पूछा ही जाता है कि मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह जो होते हैं वो किसके घटक होते हैं। तो याद रखना, ये आपके सृजनात्मकता के घटक होते हैं ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।